दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। रीट स्पेशल क्लासेस हम आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लासेज अच्छी भी लग रही होंगी और आपको इनका फ़ायदा भी हो रहा होगा और आप इन टॉपिक को समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध यही है कि आप लगातार जुड़े रहिए और ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आप जितना इन पे प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, उतना ज़्यादा आप इनमें सफल होंगे। ये हमारा अनुभव भी है। तो हम आपसे ये अनुरोध करते हैं, अगर कोई टॉपिक एक बार के लिए समझ में नहीं आता है तो ऐसी बात नहीं है कि आप वहाँ से निराश हो जाओ कि समझ में नहीं आएगा। आप उस टॉपिक को, उस वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। आपका इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, आप आराम से उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं और जितना हो सके उतना आप अभ्यास करें, ठीक है। और ये अभी फ़िलहाल जैसे जल्दी मेरे हिसाब से रीट से संबंधित कोई ना कोई जो सूचना है वो देखने को मिल सकती है। कुछ और भर्तियां जैसे पटवार, ग्राम सेवक भर्तियां भी देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से ये जो वेटेज है विज्ञान और गणित का, ये लगभग एग्ज़ाम के अंदर आता है। तो जो भी अभ्यर्थी इनकी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं वो इन चीज़ों का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि जुड़े रहिए, क्योंकि इन सिलेबस के अंदर अचानक ट्रैफिक होगा और उसकी वजह से आप लोगों को इस क्लासों का जो आप लगातार देख रहे हो, इन कक्षाओं का इतना ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों कि आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो कंपटीशन एग्जाम में और सफलता हासिल कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम में, जैसे ही आप एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम देते रहते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक अपने को सफलता नहीं मिलती हम वहाँ तक काम करते रहते हैं। तो जो भी भर्ती आती है उन भर्तियों में ये विशेष करके स्पेशल ही क्लासें रहेगी। और जैसे जैसे रीट का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो इनमें से जो टॉपिक जैसे पटवार एग्ज़ाम में है तो लगभग वही टॉपिक हैं। कुछ एक दो पॉइंट अगर नए होते हैं तो वो पटवार एग्ज़ाम स्पेशल क्लासेस के लिए हम उन टॉपिक का भी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। बस आपसे मेरा ये अनुरोध है, हम आपसे इतना ही सहयोग चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने जो भी जानकारी में है, अपने रिश्तेदारी में है, जो तैयारी करना चाहते हैं, उन तक आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आपका ये सहयोग हमें काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। हमारी ऊर्जा, हमारा काम करने का श्रेय आपको ही जाता है। तो आप हमारा ये सहयोग करें और हम इसी उत्साह से आपके बीच में काम करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, हमने आज विज्ञान के वीडियो का हम अध्ययन करेंगे और ये तो आप पता चल गया होगा आपको कि एक दिन मैथ का और एक दिन विज्ञान का वीडियो आपके बीच में आता है, ठीक है। तो मैथ के वीडियो में हमने एक नया पॉइंट स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, बीजीय व्यंजक से संबंधित। और विज्ञान के इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो मोशन यानी गति पर चल रहा था और लास्ट वीडियो तक हमने गति के कुछ प्रकार पढ़े थे, ठीक है। अब जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे आपने गति के प्रकार पढ़े थे तो उन प्रकार के अंदर आपने कौन कौन से प्रकार पढ़े थे। गति के अंदर आपने, वैसे जब हम इनको फिजिक्स में पढ़ते हैं ना तो इनके अलग अलग चैप्टर के अनुसार आपको इनकी मतलब इनकी रीडिंग लगानी पड़ती है। लेकिन अब फिलहाल कंपटीशन एग्जाम एक अलग चीज होती है। जैसे आपने एक तो पढ़ा था एक विमीय गति, जितना मैं आपको बताता हूं सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है। दूसरा आपने पढ़ा था द्विविमीय गति, इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा, बस आपको प्रैक्टिस कर लेनी है थोड़ी सी। और एक पढ़ी थी आपने त्रिविमीय गति, ठीक है। कुछ ये तीन परिभाषाएं आपने पढ़ी थी। फिर चौथी जो परिभाषा पढ़ी थी वो पढ़ी थी आपने यादृच्छिक गति की। पांचवी जो परिभाषा पढ़ी थी वो आपने पढ़ी थी वर्ताकार गति की। वर्ताकार गति के लिए आपने कुछ पॉइंट भी लिखे थे, याद आ रहा है क्या आपको। अभिकेंद्रीय बल वाला बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, उस पर कई बार प्रश्न आते हैं। फिर आपने पढ़ी थी आवर्त गति, ठीक है। और एक आपने पढ़ी थी अनावर्त गति। इस प्रकार गति के कुछ आपने मतलब एग्जाम्पल भी देखे थे और इनकी परिभाषाएं भी देखी थी। मैं तो ये कहता हूं
कि परिभाषाएं अगर याद न रहे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि परीक्षा में परिभाषा नहीं आती। बस इनकी आप लोगों को पहचान पता होना चाहिए कि जैसे एक विमीय गति कौन सी है, द्विविमीय कौन सी है, त्रिविमीय कौन सी होती है, यादृच्छिक कौन सी होती है, वर्ताकार, इस प्रकार इनकी पहचान होनी जरूरी है दोस्तों। चलिए अब आज मैं एक दो गतियां और बताता हूं जिनके बारे में आपकी किताब में, सिलेबस में चर्चा देखने को मिलती है। एक तो मैं चर्चा करूंगा दोलन गति की, और एक मैं चर्चा करूंगा कंपन गति की। वैसे तो ये दोनों गतियां एक साथ ही मिलती है आप लोगों को, दोलन गति और कंपन गति। अब जैसे मैंने इनके अलग अलग मतलब इनको डिवाइड कर दिया, जैसे इसको 8वां नंबर दे दिया, इसको 9वां नंबर दे दिया। वैसे मैं बता देना चाहूंगा ये दोनों गतियां ना, ये दोनों गतियां आवर्त गति का ही एक रूप है। ठीक है, जब इनमें डिटेल में जाते हैं तो ये आवर्त गति का ही एक रूप होता है। तो आप यहां से ही इनको समझने का प्रयास करना। ठीक है, आवर्त गति में क्या पढ़ा था कि जब कोई कण, जब कोई वस्तु अपने एक पथ के ऊपर निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी गति को दोहराती है, निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी गति को दोहराती है, उसको हम आवर्त गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम आवर्त गति कहते हैं। अगर गति नहीं दोहराती वो अनावर्त गति हो जाएगी। अब देखो, आवर्त गति में आपने कहा कि निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पथ पर बार बार गति को दोहराना, बार बार गति को दोहराना। तो अब देखो, दोलन गति और कंपन गति की बात करें तो दोलन और कंपन गति की बात करें ना, तो ये दोनों वैसे तो एक ही बात है इनकी। ठीक है, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। ये दोनों आवर्त गति का ही रूप मानी जाती है। दोनों किसका रूप मानी जाती है? आवर्त गति का। अब ध्यान देना इसके ऊपर, दोलन में क्या होते हैं कि जब कोई पिंड, ठीक है, एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द, निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द, जैसे सपोज करो मैं बात करता हूं दोलन गति की। सबसे पहले दोलन गति, और साथ में नाम लगा देता हूं मैं इसका कंपन गति। ठीक है, इनमें अंतर क्या होता है वो बता दूंगा, और बाकी सेम चीज इसमें रहने वाली है। ठीक है, देखो जैसे सपोज करो ये वो एक निश्चित बिंदु है जिसको संतुलित, एक निश्चित बिंदु है जिसे संतुलित बिंदु या संतुलित अवस्था कहूंगा। अब मैंने क्या किया, जैसे सपोज करो इस बिंदु से एक डोरी बांध दी, ठीक है, और डोरी बांधकर उस डोरी पर एक वस्तु को भी बांध दिया साथ साथ, यानी इस डोरी से एक वस्तु को मैंने लटका दिया और इस बिंदु पर उस डोरी को मैंने बाइंड कर दिया, बांध दिया। तो इस बिंदु को संतुलित बिंदु या निलंबन बिंदु भी कह सकते हो। जब कोई चीज बांध कर लटकाई जाती है तो उसे निलंबन करना कहते हैं। जैसे पंखा होता है तो पंखा एक हुक से निलंबित होता है। जब हम हमारे कमरे में पंखा लगाते हैं तो पंखे को लगाने के लिए हम एक हुक लगाते हैं, हुक होता है ना, उस हुक के अंदर पंखा लटकाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो वस्तु है ना, ये वस्तु यहां इससे लटकी हुई है, तो इसको संतुलित बिंदु या निलंबन बिंदु भी कह सकते हैं। संतुलित बिंदु इसलिए कहा जाता है क्योंकि वस्तु अब फिक्स अपनी जगह स्थिर होती है। जैसे हम अपने घरों में पंखा लटकाते हैं, पंखा जब हम भी लटकाते हैं तो एक हुक होता है, उस हुक पर पंखा निलंबित किया जाता है और हम बोलते हैं उसको पंखे को लटका दिया, तो वो निलंबित करना ही कहलाता है। समझ गए बात मेरी? जैसे झूला होता है तो झूले को हम क्या करते हैं, किसी पेड़ की डाली से, मजबूत डाली से एक रस्सी लटका देते हैं, वो झूला होता है। ठीक है, रस्सी लटका देते हैं, उस रस्सी मतलब वो रस्सी बांधी जाती है डाली से, तो वो निलंबित ही होता है। ठीक है, अब जब ये एकदम स्थिर अवस्था में, इसलिए इसको संतुलित अवस्था कहते हैं। ये संतुलित बिंदु कहलाता है, या इसको निलंबित बिंदु भी कहते हैं। निलंबित, निलंबन बिंदु भी कह दो, निलंबित बिंदु भी कह दो। ठीक है, एक ही बात है। आई बात समझ में? और संतुलन इसलिए है क्योंकि यहां पर अब इस वस्तु में कोई विस्थापन नहीं है, क्योंकि यहां विस्थापन शून्य है। विस्थापन को मैंने किससे लिखा है? y से लिखा है। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, हालांकि आगे का टॉपिक आएगा अपना, कि जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेती है तो कितना परिवर्तन हुआ है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, अभी फिलहाल मैं 0 विस्थापन पर हूं, और थोड़े समय बाद में मैं यहाँ पर आ गया, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की है, एक निश्चित छोटी सी दूरी तय की है, वो इसका विस्थापन है, थोड़ी दूरी। समझ गए बात मेरी? तो विस्थापन क्या चीज होती है आप समझ गए, और वैसे आगे अपने टॉपिक भी आएगा, वहां पर मैं इसकी चर्चा भी करूंगा। तो दोलन गति और कंपन गति की बात करूं तो ये आवर्त गति का ही रूप है।
ठीक है, तो मैं यहां लिखूं कि आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की मैं बात कर रहा हूं, किसी पिंड के लिए हम चर्चा करेंगे। बहुत ही सिंपल है ये। अब ये पिंड है, ये पिंड अगर पूरी आवर्त गति करेगा तो ये इस निश्चित बिंदु, आवर्त गति में क्या पढ़ा था, जैसे ये वस्तु है तो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर अपने पथ का अनुसरण करनी चाहिए। ठीक है, पथ पर बार बार वो मतलब अपने पथ पर निश्चित समांतराल के बाद में अपना पथ है वो दोहराना चाहिए। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो आवर्त गति के उदाहरण में पढ़ा था हमने। अब अगर ये पिंड जो है, ये वस्तु जो है, ये वस्तु इस संतुलित बिंदु के इर्द गिर्द, संतुलित बिंदु के इर्द गिर्द मतलब इसके आसपास, ये संतुलित बिंदु है, इसके आसपास जब आवर्त गति करती रहती है, क्या करती रहती है, आसपास। अब मैं एक बात बताओ, मैंने यहां पर एक डोरी बांधकर ये वस्तु लटका दी, अब मैं इस वस्तु को हल्का सा धक्का दूंगा, जैसे ही मैं इसको धक्का दूंगा, धक्का देते ही ये वस्तु है ना, ये वस्तु खिसक कर यहां आ जाएगी। अरे बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? ठीक है, खिसक कर यहां आ गई, यहां पर। यहां आने के बाद में वो एक बार रुकेगी, और फिर रुकने के बाद में ये वस्तु वापिस, ठीक है, यहां पर आ चुकी है, ये समझ लो क्या बात मेरी। रुकने के बाद में वापिस यहां से गुजरती हुई फिर इस साइड में आएगी। बात समझ रहे हो क्या आप लोग? यानी मैंने इस वस्तु को धक्का दिया, धक्का देते ही ये वस्तु यहां से पहले इस तरफ गई, इस साइड में आई, और फिर यहां से रुकने के बाद एक बार यहां रुकी है, फिर वापस इस साइड में आती है। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर इस साइड में आती है। तो आपने क्या देखा कि ये वस्तु इस निश्चित बिंदु के इधर उधर या आसपास या इर्द गिर्द कह दो, इस निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द जब बार बार आवर्त गति करती है, बार बार क्या करती है, आवर्त गति करती है, तो उसे दोलन गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। उसे ही कंपन गति कहेंगे, लेकिन इनमें अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है वो मैं बताऊंगा। पहले मैं परिभाषा यहां लिख देता हूं कि पिंड के लिए, आवर्त गति करते हुए पिंड के लिए, यदि यह पिंड संतुलित अवस्था के इधर उधर, संतुलित अवस्था के इधर उधर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो इसे दोलन या कंपन गति कहते हैं। दोलन या क्या कहते हो? कंपन गति इसे हमें कहेंगे। ठीक है, मैंने दोनों ही नाम लिख दिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप, वैसे मैं इनकी डीपली बात नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि बस अपने को इतना ही पढ़ना है। तो बार बार अपनी गति को ये दोहरा रहा है ना, मैं ध्यान करवा देना चाहूंगा आपको बोर्ड के ऊपर कि मैं जो बता रहा हूं ध्यान से पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और ये टॉपिक काफी बड़ा भी है, तो इसके वीडियो भी 1-2 बन सकते हैं, लेकिन मैं जितनी कोशिश कर रहा हूं ये कि आप लोगों को सिंपल रूप से समझाने का प्रयास करूं और पूरा मैटर कवर कर पाऊं, ये मेरा टारगेट है बेटा। तो देखो, ध्यान देना कि ये पिंड बार बार आवर्त गति कर रहा है, लेकिन एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर बार बार जब अपनी गति को दोहराता है तो उसे दोलन गति या कंपन गति भी यही परिभाषा बनेगी। अब झूला होता है तो झूले को बांध कर जैसे ही हम लटका देते हैं तो एक व्यक्ति उस झूले को धक्का देता है। जब आप धक्का नहीं दोगे तो झूला आराम से लटका रहेगा। ये जब शुरुआत में झूले को धक्का मत दो, जब झूले को धक्का नहीं दिया जाता है तो ये कंडीशन होती है, चाहे उस पर कोई बैठा हो, झूला आराम से लटका रहता है। आराम से लटका हुआ है तो वो संतुलित अवस्था है, संतुलित बिंदु पर लटका हुआ है, वो निलंबित है, वो एक संतुलन की अवस्था है। तो यहां पर विस्थापन शून्य होता है। लेकिन जब इसको हमें दोलन करवाना है, झूला झूलना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको धक्का देना पड़ेगा। जब झूले को धक्का दोगे तो झूला एक बार इधर जाएगा, फिर वापिस इधर आएगा। ऐसे तो होता है झूले के अंदर। ये होती है, ये दोलन गति होती है। ये कौन सी गति होती है? दोलन गति होती है।
समझ गए। और कंपन गति में भी ये होता है, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो देखो दोलन गति जब होती है तो आपने झूला झूला ही होगा, नॉर्मल हम जानते हैं इस चीज को कि जब झूला झूलते हैं तो झूले की एक विशेषता होती है कि जैसे यहां से झूलना शुरू हुआ तो जब वो इधर जाता है तो झूला एक बार यहां ऊपर जाकर रुकता है। बात समझ में आ रही है? जब झूला झूलते हैं तो झूला ऐसे जाकर यहां पर रुकता है, फिर वापस आता है, फिर यहां पर जाकर एक बार रुकता है, ठीक है, यहां पर जाकर एक बार फिर रुकता है, फिर वापस आता है, फिर यहां पर रुकता है। ऐसे झूले के मतलब दोलन चलते रहते हैं। और एक ध्यान रखना, जब झूला झूलना शुरू हो जाता है तो जब झूला इस बीच वाली यानी जब y बराबर 0 था इस कंडीशन से जब झूला गुजरता है तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। अब आप कह रहे हो कि सर यहां झूला जब ऊपर आया यहां रुक गया तो यहां झूले का वेग 0 होता है बेटा। झूले का वेग क्या होता है? 0 होता है। और इस साइड में जब झूला गया तो यहां पर भी एक बार रुकता है तो यहां पर भी झूले का वेग क्या होता है? 0 होता है। अब ये वेग क्या चीज है, ठीक है, इसके बारे में आगे अपने टॉपिक आएंगे। मैं इसमें गति की बात चल रही थी इसलिए मैंने इस पॉइंट को साथ ही करवा देना चाहता हूं, ठीक है। वेग की बात अगर आप समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि झूला जिस वेलोसिटी, यानी वेग को वेलोसिटी बोलते हैं, और अगर एक बार वेलोसिटी शब्द वेग शब्द समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार स्पीड से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। जब कोई चीज चल रही है, दौड़ रही है, तो हम कहते हैं ना इसकी स्पीड ज्यादा है, स्पीड कम है, तो वो चीज उससे आप एक बार इससे समझ सकते हो। तो जब झूला चल रहा है तो आपको पता है कि झूला जब ऊपर की हाइट में चला जाता है इधर तो एक बार रुकता है तो स्पीड 0 हो गई, और इस साइड में भी एक बार स्पीड 0 होती है। लेकिन जब झूला यहां बीच में से निकलता है ना, यहां पर इस कंडीशन में यहां इसकी स्पीड जो है वो अधिकतम होती है। यहां इसकी स्पीड क्या होती है? अधिकतम होती है, ठीक है। बीच में स्पीड ज्यादा बन जाती है उसकी, बीच में स्पीड क्या बन जाती है? ज्यादा, आपने देखा भी होगा। और जब ऊपर गया तो स्पीड क्या होगी उसकी? एक बार 0 हो जाती है, यहां पर रुक गया झूला, फिर इस साइड में गया तो यहां पर भी एक बार क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अच्छा एक बात और बताऊं, ये झूला यहां से चलना शुरू हुआ, झूले की एक विशेषता ये भी होती है दोलन गति की कि ये वस्तु जितना विस्थापन एक तरफ करती है उतना ही विस्थापन दूसरी तरफ भी होता है। जितना विस्थापन वस्तु का एक तरफ होता है उतना ही विस्थापन दूसरी तरफ भी होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि इस वस्तु का ये एक तरफ विस्थापन यहां जो ये वस्तु है ये अपने अधिकतम विस्थापन तक जाने का प्रयास करती है, लेकिन वो अधिकतम विस्थापन कैसे प्राप्त हो उसके लिए डिपेंड करता है कि उसको मतलब किस स्पीड से धक्का दिया गया है। ज्यादा स्पीड से धक्का दिया गया तो ये ज्यादा ऊपर जाने का प्रयास करेगी, और जिस स्पीड से धक्का दिया जाता है उसी स्पीड से ये इधर या इधर गति करती है। तो यहां पर इसका जो विस्थापन है, विस्थापन y वो अधिकतम होता है। यहां पर विस्थापन अधिकतम होता है और यहां पर भी y क्या होता है? अधिकतम होता है। मैक्सिमम लिख देता हूं इसको, ठीक है। तो ये दोलन गति की बात है, और इसके अंदर मैं आपको इनमें अंतर बता देना चाहूंगा। आपको पता है कि जब ये दोलन हो रहे हैं तो इनमें जो दोलन करने में जो लगा समय होता है वो आवर्तकाल कहलाता है। जैसे आवर्त गति में पढ़ा था हमने, आवर्तकाल एक शब्द पढ़ा था, याद आपको? आवर्तकाल में आपने कहा था सर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल होता है। तो इसका तो एक राउंड यही है, अरे एक राउंड तो यही होता है, जहां से चला अगर वापस वहीं पर आ गया पिंड तो एक चक्कर पूरा हो गया। जैसे यहां से चलना शुरू हुआ तो पहले यहां आ गया, फिर यहां आया, आधा चक्कर हो गया, फिर इस तरफ गया, फिर वापस यहां आ गया, एक चक्कर हो गया, ठीक है। तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्तकाल। और मैंने वहां शायद लास्ट वीडियो में आपको ये चर्चा में भी बात बताई थी कि चक्रों की संख्या, दोलन की संख्या, फेरों की संख्या, कंपन की संख्या, कोई पिंड कितना कंपन कर रहा है तो यहां कंपन भी नाम आ रहा है, कंपनों की संख्या में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक पूरा कंपन होने में लगा समय, एक पूरा दोलन होने में लगा समय, एक पूरा चक्कर काटने में लगा समय, एक पूरा फेरा, ठीक है, एक पूरा फेरा, जैसे आवर्त सूर्य चक्कर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही तो एक वो पूरा राउंड ले रही है, तो इस प्रकार एक पूरा राउंड लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। और आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवर्ती होती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना इस टॉपिक पर आप लोग। आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या होती है? आवर्ती होती है, उसके मात्रक भी मैंने बताए थे। तो यहां पर इन दोनों दोलन गति और कंपन गति में अंतर यही होता है कि यदि
यदि पिंड की आवृत्ति कम है, नंबर 1 कंडीशन, और नंबर 2 पिंड की आवृत्ति ज्यादा है। तो देखो, अगर आवृत्ति कम है, आवृत्ति क्या है, कम है, तो वो गति होगी दोलन गति। प्रोसेस यही है, प्रोसेस यही है, लेकिन आवृत्ति कम होनी चाहिए, यानी धीरे धीरे। अब झूला झूलता है तो आराम से, स्पीड भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो अपने उसका एक नॉर्मल मोमेंटम होता है, उस स्पीड से वो चलता रहता है, तो वो दोलन गति है जिसमें आवृत्ति कम होती है, यानी प्रति सेकंड चक्रों की संख्या कम होती है, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या कम होती है। और अगर आवृत्ति ज्यादा है तो कंपन, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब, वाइब्रेशन हमने देखा ना, जो कोई चीज में वाइब्रेशन होता है तो वो लगातार अपनी एक निश्चित स्थिति के चारों ओर ऐसे, अरे आपने देखा होगा जैसे ये वाद्य यंत्र आते हैं, वाद्य यंत्र आते हैं ना, जैसे गिटार है, सितार है, ठीक है, रावण हत्था है, ये वायलिन है, ये वाद्य यंत्र होते हैं। इन वाद्य यंत्र में क्या होता है, एक कसा हुआ तार होता है, उस तार को खींच के जब छोड़ा जाता है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उस तार को जब हम खींच के छोड़ते हैं तो तार क्या करता है, अपने इर्द गिर्द कंपन करता है, उसमें तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है, तार में ऐसे कंपन होते हैं। तो वाइब्रेशन है वो स्पीड से, वाइब्रेशन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, और जल्दी जल्दी होते हैं, इसका मतलब उसकी आवृत्ति क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जब आवृत्ति ज्यादा होती है तो उस गति को मैं कंपन गति नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा, कंपन गति। दिखाई दे रहा होगा आपको। तो बताओ, दोलन गति और कंपन गति की बात आए तो ये आवर्त गति का ही एक रूप है, ठीक है, और इन दोनों में अंतर क्या है वो मैंने यहां पर बता दिया, ये मैंने उदाहरण दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही करवाऊंगा, क्योंकि ज्यादा अब ये फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है फिर यहां से, ठीक है। अब तो ये अपने ऊपर ऊपर का पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में इतना है। आप ये मत सोचना कि सर आप इतना बता रहे हो क्या ये सफिशिएंट है। तो मैं ये कहता हूँ आपके एग्जाम, रीट एग्जाम के लिए या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो उसके लिए काफी है, ठीक है। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना, एक दो बार देखना, प्रयास करना और इस पे कोशिश करना इसको समझने की। और प्लीज आपसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करवाना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।